नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो उसमें हम जानेंगे अम्ल और क्षार की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा अम्ल क्षार का जो परिभाषा रहेगी वो आर्हेनियस की अवधारणा यानी कि आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा रहेगी, जो कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। तो आइए देखेंगे। सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं। लिखा है अम्ल, ये हेडिंग है। तो आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो यानी कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल में देखिए यहाँ पर हमने नाम लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स लिए हुए, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र यानी कि फार्मूला होता है HCl। AQ लिखा हुआ है, AQ का मतलब होता है जलीय विलयन लिया हुआ है, ठीक है। तो HCl में क्या मिलेगा, H+ मिल जाएगा और Cl- मिलेगा आपको। एक्वस कंडीशन में लिखा हुआ है। AQ का मतलब होता है एक्वस कंडीशन यानी कि जलीय विलयन। तो HCl में क्या मिल जाएगा आपको, H+ और Cl-। अगर H+ मिलता है तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रिक अम्ल, जिसका फार्मूला है HNO3। HNO3 में भी एक्वस लिखा हुआ है। अब एक्वस अगली बार नहीं बताएंगे, एक्वस का मतलब जलीय विलयन होता है, बस आप एक्वस ध्यान रखें, AQ लिखा हुआ है। तो नाइट्रिक अम्ल में क्या मिलेगा, H+ और NO3-। H+ होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको अम्लराज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर H2SO4 में देखिए H+ मिल जाएगा और HSO4-, ठीक है। तो ये भी हमारा अम्ल का उदाहरण है। नेक्स्ट है एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, और इसमें हमें क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और हमें मिल जाएगा CH3COO-, ठीक है। अब हम जानेंगे क्षार के बारे में। तो क्षार क्या होते हैं, क्षार देखिए इसका अपोजिट होता है थोड़ा सा। डेफिनेशन हम क्षार के बारे में देख लेते हैं। ये तो क्षार क्या है देखेंगे। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। देखिए OH के ऊपर छोटा सा माइनस लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लेके ये OH- यानी कि OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। OH को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। तो ठीक है, क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, क्षारक क्या होते हैं, जलीय विलयन में घुलने पर क्या दे दे, OH आयन दे दे, तो आपको क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखेंगे हम। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इसका फार्मूला होता है NaOH, ठीक है ना। Na मिलेगा और क्या मिलेगा, प्लस में OH-। तो ये OH की वजह से क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या है, K+ और OH- आयन, एक्वस कंडीशन में, क्योंकि जलीय विलयन की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो NH4OH होता है अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड का फार्मूला। तो क्या मिलेगा, NH4+ और OH-, ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो BaOH का होल ट्वाइस एक्वस कंडीशन में है, तो Ba हो जाएगा, 2+ होता है वैलेंसी इसकी, और OH-, क्योंकि 2 OH है तो 2 OH- के लिए 2 का क्या किया हमने, गुणा कर दिया। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं अम्लों का वर्गीकरण, ठीक है। तो अम्लों का वर्गीकरण में देख लीजिए, अम्लों का वर्गीकरण। तो अम्लों का वर्गीकरण किस तरीके से, जल्दी से देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले अम्लों का कार्बनिक अम्ल क्या होता है, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो कार्बनिक यौगिक में होते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाता है। यानी कि कार्बनिक यौगिकों में जो H+ आयन पाया जाएगा उसको बोलेंगे हम कार्बनिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में आपका और संतरा में, ध्यान रखना है आपको। तो नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल होता है आपका दही और मट्ठा में। आप लोग जानते होंगे दही में लैक्टिक अम्ल होता है और दूध और किस में होता है, मट्ठा में। ऑक्जेलिक अम्ल जानेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में,
और एस्टिक अम्ल होता है आपका सिरका और सिरका में, ठीक है। एस्टिक अम्ल होता है सिरके में, और टार्ट्रिक अम्ल होता है आपका इमली में, और फार्मिक अम्ल होता है आपका चींटी के डंक में। चींटी या बिच्छू के डंक की बात करें तो फार्मिक अम्ल होता है। और लैक्टिक अम्ल वैसे दूध जो फट जाता है तो आपको पता होगा, तो दूध में भी कौन सा हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल होती है, लैक्टिक नाम की शर्करा होती है। चलो अब आगे हम देखेंगे फार्मिक अम्ल। ये ध्यान रखना है, डंक में चींटी के डंक की बात करें या और भी कोई तो उसमें हो जाएगा आपका फार्मिक अम्ल, ठीक है। या ततैया वगैरह की बात करें तो यही अम्ल होता है, कौन सा, चींटी के डंक में कौन सा, फार्मिक अम्ल होता है। इसका फार्मूला फ़िलहाल यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है, बता देंगे आगे। ये तो सिर्फ इनके फार्मूला आपको याद नहीं रखना है। सिट्रिक अम्ल हुआ, लैक्टिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल, ये बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा अम्ल होता है। अब देखिए कुछ लिखा हुआ है, दही तथा खट्टे पदार्थों को पीतल या कांसे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। इसका कारण क्यों है, क्योंकि ये पीतल तथा कांसे के बर्तनों से क्रिया करके विषैले धातु लवण बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो आपको ये आंसर का ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अम्ल को किसको, दही को किसके बर्तन में नहीं रखना चाहिए, दही या खट्टे पदार्थ को पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तो आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि दही या जो खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है वो पीतल या से क्रिया करके, पीतल धातु से क्रिया करके कैसे बनाते हैं, खट्टे पदार्थ, खट्टे विषैले कैसे बनाते हैं, विषैले धातु लवण बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो अब हम जानेंगे खनिज अम्ल के बारे में। खनिज अम्ल देख लीजिए, खनिज अम्ल क्या होते हैं। खनिज अम्ल में क्या है, खनिज में उपस्थित अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं। तो खनिज में जो अम्ल होंगे खनिज अम्ल, उदाहरण कौन कौन से हैं देखेंगे उदाहरण के बारे में हम। एक है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला हम ऊपर बता चुके हैं, सॉरी। और एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक है नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कौन से अम्ल, खनिज अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब देखें क्या लिखा है, किसी अभिक्रिया में अम्ल के अणु द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर अम्लों की भास्मिकता निर्धारित की जाती है। मतलब अम्ल के और भी प्रकार है, किस आधार पर, H आयन अम्लों की भास्मिकता, यानी कि H आयन के प्रकार पर अम्ल और भी प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के होते हैं देखते हैं आगे। मतलब ये है कि जब किसी अम्ल को आप किस में घोलेंगे, पानी में, तो एक H+ देगा तो एक भास्मिक, 2 देगा तो द्विभास्मिक, 3 देगा तो त्रिभास्मिक कहलाएगा। आइए आगे देखते हैं हम। तो आगे देख लेते हैं हम, लिखा हुआ है एकल भास्मिक अम्ल। तो एकल भास्मिक अम्ल क्या कहते हैं, वे अम्ल जो केवल एक H+ प्रदान करते हैं, क्या कहलाएगा, एकल भास्मिक अम्ल। यानी कि जिनमें एक H+ होगा। कौन कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये अम्ल ऐसे हैं, कैसे हैं, एक H। देखिए आप देखेंगे तो एक H होता है, इसमें कितना हो जाएगा, एक H। आप इसका ये वाला पार्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि एक ये पार्ट अलग है, एक H छोड़ के इसका ये पार्ट अलग होता है। नहीं आप सोचे कि इसमें भी और भी हाइड्रोजन है, तो ऐसा नहीं है। और ये क्या है, अरे मतलब जलीय विलयन में कितने H देता है, जब इसको घोलेंगे तो जलीय विलयन में केवल एक H जाएगा। आइए और देखते हैं द्विभास्मिक अम्ल। तो वे अम्ल जो 2 H+ या प्रोटॉन देते हैं, कौन सा है, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, H2SO4 और हाइड्रोजन सल्फाइड अम्ल। तो ये एग्जाम्पल आपके किसके, द्विभास्मिक के। त्रिभास्मिक में क्या हो जाएगा, 3 H आयन देंगे या 3 प्रोटॉन देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फास्फोरिक अम्ल H3PO4। आपको चाहिए कि यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा हुआ है, वो ध्यान से देखेंगे। देखिए H3PO3, यहाँ पर ऊपर H3PO4 लिखा था और H3PO2, ये देखने में आपको लिख रहे होंगे त्रिभास्मिक, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। सुनिए क्या है, H3PO3 और H3PO2 त्रिभास्मिक अम्ल नहीं है, ये क्रमशः द्वि तथा एकल भास्मिक होते हैं। यानी कि ये वाला द्विभास्मिक है और ये वाला एकल भास्मिक है, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन 3 है वो कैसे है, द्विभास्मिक, और जिसमें ऑक्सीजन 2 है वो है एकल भास्मिक। इसकी व्याख्या संरचना के आधार पर की जाती है, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस ये ऐसा मान लीजिए कि ये एज अपवाद के तौर पर, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट किया है अम्ल और क्षार की परिभाषा और अम्ल का वर्गीकरण। अगले लेक्चर में हम जानेंगे अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म के बारे में। ओके।